हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ सवाल, जिसके अंदर बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर मतलब बेसिकली स्ट्रेट वायर, एंड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एंड द सर्कुलर आर्क। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया करें। So question number one, straight wire of finite length carrying current I subtends an angle of 60 degree at point P as shown. Then the magnetic field at P is, तो एक वायर दिया गया है, P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो what you need to draw is कि आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। So let's draw this perpendicular distance and let's say कि अगर हमारे पास R है तो भाई ये एंगल हमारे पास 30 हो जाएंगे। एंड एक फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। नो, अगर आप इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आर है, ये एक्स है, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो दिस r बाई एक्स दिस इज इक्वल टू cos 30। तो r की वैल्यू आ जाएगी x cos 30 विच इज √3x बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा √3x अपॉन में 2 एंड अल्फा इज 30 डिग्री एंड बीटा इज 30 डिग्री। तो साइन 30 इज 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज म्यू नॉट आई अपॉन में 2√3 पाई x. So 2 mu naught I upon में 2√3 pi x is the correct answer. Question number 2. Figure shows two long straight wires carrying electric currents in opposite direction. The separation between the wire is 5 centimeter. Find the magnetic field at a point P midway between the wires. इनके बीच में midway पर पूछ रहा है। तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा, तो इसको R मान लेते हैं। सो भाई दोनों की वजह से करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक में ऊपर की तरफ है और एक में नीचे की तरफ है। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर ऐड हो जाएगी। एंड अगर हमारे पास लॉन्ग वायर है तो इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर। सो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई की वैल्यू इज 10 डिवाइडेड बाई पाई एंड डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर -2। तो बेटा यहाँ से पाई पाई का हिसाब हो जाएगा एंड 4 अपॉन 2.5 दिस विल बी 1.6 एंड इनटू में 10 टू द पावर ये हो जाएगा -4 टेस्ला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Two long parallel wires A and B carrying current I1 and I2. I1 is greater than I2. When I1 and I2 are in the same direction, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। The magnetic field at a point midway between the wires is this. If I2 is reversed, the field becomes this. Then the I1 by I2 is. तो जब दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो बेटा दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बीच में जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी B1 वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? I1 माइनस I2 के, जो कि बाकी सबको तो सेम है। मिड पॉइंट की बात हो रही है, डिस्टेंस यानी कि सेम है ना। करंट तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वायर की वजह से वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट सेम है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। एंड दूसरे केस में जब I2 को रिवर्स कर दोगे तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यानी कि B2 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? I1 प्लस I2 के। नाउ बस आप इसका रेशियो ले लीजिए। सो B1 अपॉन B2 यानी कि 10 अपॉन में 30, तो कितना आएगा? 1/3 I1 माइनस I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आएगा I1 प्लस I2 दिस विल बी इक्वल टू 3I1 माइनस 3I2। तो यहाँ से आ जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 2I1
एंड आपको I1/I2 निकालना था, तो 4/2 इज इक्वल टू I1/I2 एंड विच इज 2. तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Question number 4. Two wires of large length carries equal current each I. One wire is kept along the x-axis and another is kept along the y-axis. The magnitude of magnetic field at a point on the z-axis at a distance d from the origin. तो अगर आप सोचो कि सर एक वायर हमारे पास ऐसा है और पॉइंट जो है वो z एक्सिस में है, ठीक है, पॉइंट जो है वो किस में है, z एक्सिस में है. सो अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स में मानता हूं तो मेरा आइडियल क्रॉस आर होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी मेरी किस में, आई कैप में, और आर वेक्टर मान लेता हूं मैं किस में हो जाएगा, के में. तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे. आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे. यानी कि ऊपर वाला जो पॉइंट होगा, जो भी इसका जेड एक्सिस पे पॉइंट होगा, उस पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ आ रही होगी, वो ऐसे लेफ्ट की तरफ आ रही होगी, है ना. यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर, अब वायर ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक पॉइंट मानो, और उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है. यानी कि उस पॉइंट पर जो पी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1 जो आएगी वो आएगी नेगेटिव जे कैप. अब आप दूसरा वायर जो है वो कहाँ रख रहे हो, वो आप रख रहे हो y एक्सिस में. तो दिस इज अलोंग द x एक्सिस एंड दिस इज अलोंग द y एक्सिस. यानी कि अब की बार जो आइडियल हो गया, आइडियल हमारा किस में चला गया, जे में. पॉइंट किस में है, के में. तो जे क्रॉस के किसका हो जाएगा, आई हो जाएगा. तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा. बेटा मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, जो माइनस जे कैप है मतलब वो नीचे बनेगा ना, माइनस जे नीचे बनेगा एंड आई कैप जो है वो इधर बनेगा. दिस इज आई एंड दिस इज माइनस जे. तो यानी कि ये B1 हो जाएगा और ये हमारा B2 हो जाएगा. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं बीच में आएगी एंड दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ B1 एंड B2 एंड व्हिच इज B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट. रीजन क्योंकि दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दोनों के अंदर भाई इक्वल करंट है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी. तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, दैट इज √2b. और एक वायर की वजह से कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, एंड डिस्टेंस कितना दिया है, d दिया गया है. तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई d. तो म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई d. इजी. क्वेश्चन नंबर 5. बेटा यही सेम सवाल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये उसका जनरल फॉर्म है. जनरल फॉर्म का मतलब है कि अगर आप इस वाले केस में करंट को अलग अलग कर दो तो भाई रूट के अंदर सिर्फ ये नहीं बचेगा, है ना, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो जाएगी. एग्जैक्टली सेम सवाल है. दो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरीज करंट I1 एंड I2. मैग्नेटिक फील्ड P एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम पॉइंट O इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यानी कि इस प्लेन के बाहर, तो सीधा सीधा वही हो गया ना. ये तो इसको आप x की तरफ मान लो, इसको y की तरफ मान लो, और पॉइंट आपका z में चला गया. तो अभी जो रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट के अंदर हम लोगों ने कहा था कि वो आया था कितना, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई d का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई d का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई d पूरे में कॉमन हो जाएगा और बचेगा सिर्फ I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का रूट. क्लियर है. तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द JEE Mains 2023. As shown in the figure, a long straight conductor with semicircular arc of radius 5/10 meter is carrying current 3 ampere. The magnitude of the magnetic field is center O of the arc. Now अगर आपको O पे निकालना है तो बेटा जितनी बार वायर बेंड होगा आप उतने मार्क कर लीजिए. 1 2 3 यानी कि 3 सेगमेंट्स हो गए. अब 1 के लिए तो उसी के एक्सिस पर ही है और 3 के लिए भी जो है उसी की एक्सिस पर है. तो 1 और 3 की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0. B2 जो है वो हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4r. अब म्यू नॉट आपको दिया गया है कितना है, दैट इज म्यू नॉट की वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. करंट आपको दिया गया है 3 4 एंड रेडियस आपको दिया गया है π/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा. तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 3
माइक्रो टेस्ला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ यू हैव अगेन एक बैंडेड वायर है और आपसे पूछ रहा है कि दो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पर ना। अगेन आप देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से, तो ये जो वायर है उस पी पॉइंट के एक्सेस पर है और यहाँ से एक सेमी सर्कल चालू हो रहा है और ये उसके लिए कैसे हो जाएगा, फाइनाइट वायर हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो बेसिकली मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। सॉरी, जितनी बार वायर बेंड होगा उतनी बार जो है आपको एलिमेंट कंसिडर करना है, ठीक है। अब B1 जो है वो तो हमारा फाइनाइट वायर है और फाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। B2 सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर एंड B3 की वजह से 0 हो जाएगा क्योंकि उसी के एक्सेस पर है। सो B3 की वजह से अगर 0 हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दिस, सॉरी, तो यहां से आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने 2 आर को जो है बाहर लिया हुआ है, तो हम लोग भी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर कॉमन कर देते हैं एंड म्यू नॉट अपॉन 2 आर कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 1 अपॉन में 2 बार किया और पाई बच रहा है तो 2 पाई बच रहा है प्लस 1/2 बच रहा है, तो 1 अपॉन में 2 पाई प्लस 1/2, यानी कि ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपको 4 दिए गए हैं एंड आपसे ऑप्शन मैच करवाने हैं। सो लेट्स से कि पहला वाला अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वाले वायर के केस में यहां से वायर ऐसे एंटर कर रहा है, स्ट्रेट वायर ऐसे, एंड यहां से ऐसे घूम के वायर आया है और ऐसे निकल जा रहा है। सेकेंड केस में वायर ऐसे आया, ऐसे बेंड हुआ एंड सेमी सर्कल बनाया फिर निकल गया। तो अगर हम इसको पूरा ना सॉल्व करते हुए ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो ये वाला केस अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, 1 और 3 की वजह से 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 से बचेगा, यानी कि क्या आएगा, सेमी सर्कल आएगा। एंड सेमी सर्कल की वजह से कितना होता है, तो डी वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, और वो आपको देखने को मिल रहा है किसके अंदर, सेकंड ऑप्शन में। तो यानी कि डी जो है वो किससे मैच कर रहा है, सेकंड से। अब D2 से किस किस में मैच कर रहा है, इसको छोड़ के सब में ही मैच कर रहा है, डी को छोड़ के, ठीक है। तो हम डी वाला एलिमिनेट कर सकते हैं एंड अब कौन सा बच गया, ए बी सी बच गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा वाला हमारा जो है अलग है, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ए में देखेंगे तो दोनों मैच कर रहे हैं, ए और 3, बी में 4 1 एंड 3, तो बी वाला निकाल लेते हैं, उसका आंसर आ जाएगा क्योंकि बी वाला तीनों के अंदर अलग अलग है ना। तो एक काम करते हैं, बस बी वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। सो बी वाला निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो ये आपको ऐसे दिया गया है, इट्स अ सेमी सर्कल और फिर यहाँ से ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पे। तो ये सेमी 3 वायर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो B1 जो है वो हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, जो कि हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, और यही हमारा B3 हो जाएगा। B2 जो है वो हमारा सेमी सर्कल है, तो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। तीनों को जब ऐड करोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में, आप 4 पाई आर पूरे में कॉमन कर दीजिए, तो यह आएगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से हमने पाई कॉमन लिया है तो पाई ऊपर आ जाएगा एंड प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर पाई प्लस 2, एंड दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, तो यानी कि b इक्वल टू 1, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दिस इज 6th, दिस इज 7 and this is 8 and this is 9. A coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral with the inner and outer radius a and b. Find the magnetic field at center when the I current passes through the coil. Now let's suppose कि आपके पास एक coil है and जिसका inner radius a है और उसके अंदर आप इस तरीके से जो है ऐसे स्पाइरल बन रहा है, ठीक है, जलेबी जैसा, एंड इसका जो आउटर रेडियस है वो हमें दिया गया है कितना है? b है, और इनर रेडियस दिया गया है कितना है? a है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये थिकनेस बढ़ती जा रही, चेंज हो रही है, तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी? तो हम बोल सकते हैं कि सर b माइनस ए जो हमारे पास रेडियस में थिकनेस है, बेसिकली इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो थिकनेस कितनी हो गई? b माइनस है। तो b माइनस ए थिकनेस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मान लेते हैं? n मान लेते हैं। एंड तो किसी भी अगर हम एक थिकनेस यहाँ मानते हैं, छोटी थिकनेस मानते हैं यहाँ पे, दैट इज dr, छोटी थिकनेस मानते हैं कितनी? दैट इज dr। तो dr थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? n अपॉन में b माइनस ए इंटू में dr। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए dr थिकनेस में, जिसका रेडियस कितना हमने माना है? r माना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी छोटी सी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n dr अपॉन में b माइनस है। तो म्यू नॉट n करंट इज I अपॉन में 2r, तो 2 और रेडियस कितना है? दैट इज स्मॉल r। भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क कितना होता है? म्यू नॉट n I अपॉन में 2r। तो म्यू नॉट I नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n dr अपॉन में b माइनस है और अपॉन में 2 इंटू r, r इज द रेडियस। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? a से b तक। तो यहां से b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट n I अपॉन में ट्वाइस ऑफ b माइनस है, ये बाहर कर देते हैं पूरा, dr अपॉन r का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज log r a से b तक। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में ट्वाइस b माइनस ए log b बाई ए। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक वायर है सॉरी, जिसको बेंड किया है इन द शेप ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर and having radius 2 centimeter, and another wire B also bent in the shape of arc of a circle carrying current of 3 ampere and having a radius of 4 centimeter। ठीक है, यानी कि अंदर वाला जो है उसका रेडियस 2 है, बाहर वाले का रेडियस जो है 4 है। and the ratio of the magnetic field due to the wire A and B at the common center O, तो common center O पर पूछ रहा है कितना होगा। बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी एक आर्क की वजह से बात करते हैं, तो किसी भी एक आर्क की वजह से अगर ये एंगल थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर और इनटू में थीटा, ये होती है। ठीक है ना, अगर हम लोग बी ए लिखते हैं तो वह आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में करंट उसमें कितना है, दैट इज 2 एम्पियर है, तो म्यू नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस उसका है 2 सेंटीमीटर, उसको मैं भी आर बोल रहा हूँ ना, एंड एंगल जो बना रहा है ए, एंगल जो बना रहा है ए, तो वो कितना एंगल बना रहा है भाई? आप अगर ए का एंगल देखोगे तो ए के लिए एंगल दिया गया है दिस वन, और ये एंगल कितना है 90, तो बचा हुआ एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे? आर्क कितने की बना रहा है? 270 की। अगर 90 ये वाला एंगल है तो बचा हुआ एंगल कितना? आर्क बना कितना दिया एंगल? 270, यानी कि कितना लिख देंगे? दैट इज 3 पाई बाई 2, 270 मतलब 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये बी ए आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से जो है फिर कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट, करंट उसमें है बेटा 3 एम्पियर का, डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर है यानी कि 2r हो गया रेडियस,
एंड एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है कितना, 300 डिग्री बना रहा है, ठीक है, कितना बना रहा है, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री को अगर हम उसमें कन्वर्ट करें तो विच इज 270, यानी कि 2π/6, मैंने पाई के टर्म में लिख लिया है तो इसलिए लिख रहे हैं, दैट इज 3π/2 प्लस π/6, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा, एंड दिस इज 9 10, तो दिस 10π/6, यानी कि 5π/3, तो दिस इज 5π/3, एंड इसका रेशियो ले लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, जो जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए। सो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल करेंगे, 4π से 4π कैंसिल करेंगे, r से r कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, देन 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये 5, तो 6/5 बचेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 जी एडवांस का सवाल है बेटा। Which one of the following option represent the magnetic field B at O due to the current flowing in the given wire segment lying on the xy plane? तो आपको कुछ वायर का सेगमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि आपको O पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जितने आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, जितने बार बेंड हो रहा है उतने एलिमेंट्स मानो, सो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। सो बेटा B1 कितना हो जाएगा, अगर हम B1 देखते हैं तो ये हमारा पॉइंट O है, ठीक है, एंड ये L/2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से वो कितने का है, L का है, और ये हमारे पास ऐसे एंगल बनेगा इसका, तो ये L और ये L, तो ये एंगल जो है एक्चुअल में कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री एंगल हो गया। तो B1 आएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन में 4π, कितने डिस्टेंस पर है बेटा, L डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, L साइन अल्फा सामने ही है उसके, पहला वाला इस वाले एंड के तो क्या है, ठीक सामने ही है, तो 0, एंड दूसरा वाला एंड के साथ कितना एंगल है, दैट इज 45। तो ये हमारे पास आएगा 1/√2, तो यानी कि म्यू नॉट I अपॉन में 4πL और 4√2πL, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, एंड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ जाएगी, इनटू द प्लेन जाएगी ऐसे। फिर B2 0 हो जाएगा क्योंकि उसी के एक्सिस पर है, ऐसे ही B4 भी 0 हो जाएगा, और ऐसे ही B6 भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों जो उसके एक्सिस पर ही है। अब बचता है B3 और B5। B3 जो है बेटा वो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की वजह से होता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 इंटू रेडियस, रेडियस उसका कितना है, L/2, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट I अपॉन में 2L, और इसकी वजह से भी कैसे आ रहा है, इनटू द प्लेन। एंड B5 जो है दैट इज अ क्वार्टर आर्क, एंड क्वार्टर आर्क की वजह से होता है म्यू नॉट I अपॉन में 8R, एंड इसका रेडियस कितना है, इट इज L/4, तो L/4, 4 से 8 कैंसिल 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2L, और ये आ रहा है इनटू द प्लेन। तो पूरे केस में अगर हम देखें तो हमारा ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2L, तो म्यू नॉट I अपॉन L बचेगा सिर्फ, और यहाँ से भी अगर हम म्यू नॉट I अपॉन L कॉमन कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बच रही है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन L, पूरे में कॉमन बच रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में 4√2π एंड इनटू द प्लेन विच इज माइनस के कैप। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है भाई, दैट इज सी ऑप्शन, एकदम बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, what should be the current in a circular coil formed by a wire of length this to produce the magnetic field this। तो अब अगर हमने को मैग्नेटिक फील्ड इतनी प्रोड्यूस करनी है तो वायर की लेंथ इतनी है, वायर की लेंथ आपको दी गई है 31.4 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 10 पाई, है ना, दिस इज 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पर एक सर्कुलर लूप के, तो दिस इज म्यू नॉट I अपॉन में 2R, तो आपसे करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2RB अपॉन में म्यू नॉट, सो ट्वाइस। अब आपको रेडियस चाहिए होगा,
जब आप इसको ऐसे बेंड करके एक सर्कुलर रेडियस बनाओगे तो लेंथ बराबर जो है वो किसकी हो जाएगी, 2 पाई आर के। तो आर बराबर किसके आ जाएगा बेटा, दैट इज एल अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं पूरा इसको ऊपर एक बार सॉल्व कर लेता हूँ ताकि जनरल फॉर्मूला बन जाए। तो अगर हमने बेंड करा है, रेडियस चेंज किया है, तो यह आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में ट्वाइस, और रेडियस की जो वैल्यू आ रही है दैट इज एल अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपॉन में एल, अगर आपने एक ही लूप में इसको कन्वर्ट किया था तो। ठीक है, नाउ यहाँ से अपने को क्या पूछ रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी बी एल अपॉन में म्यू नॉट पाई। तो बी लेंथ कितनी है, दैट इज 10 पाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज 10 to the power minus 4, length is 10 pi centimeter, so 10 to the power minus 2 divided by mu naught, which is 4 pi into 10 to the power minus 7 and pi pi। तो पाई और पाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड पाई स्क्वायर जो है वो 10 के बराबर हो जाता है, तो पाई पाई से इसको कैंसिल ही कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एंड यहां से हमारे पास आना चाहिए 10 अपॉन में 4 पाई इंटू -2 -4 -6 यदि -7, तो नीचे बचेगा -1, तो ऊपर आके हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 4 पाई, एंड दिस विल समहाउ दिस इज 12। अगर मैं इसको मानता हूं तो 12 इंटू 3 होता है, 12 इंटू 8 होता है 96, तो अप्रोक्सीमेटली 8 के आसपास जाना चाहिए, तो दैट इज 8 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, the magnetic field at the center of the circular coil is B naught, then the distance on its axis where Bx is equal to B naught by 8, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B naught by 8 हो जाएगी, तो वहां पे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो किसी भी x डिस्टेंस पर होती है कितनी, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी बाई 8 होनी चाहिए, और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, एंड इसका 1/8 करेंगे तो ये मिलना चाहिए, तो यानी कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज 1/8 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो यहां से हमारे पास म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 8r और r स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8r क्यूब आएगा, एंड यहाँ से आएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों तरफ क्यूब रूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्यूब रूट किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी √3r। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, magnetic field at the center of circular coil of radius r due to current I flowing through its B naught, the magnetic field at the point along the exit distance r from the center is। तो भाई सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B naught, एंड विच इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और ये r डिस्टेंस पर बोल रहा है, तो यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एंड अगर x की वैल्यू r के बराबर रख देते हैं तो b आ जाएगा कितना, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो यहाँ से आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, एंड r स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब है r क्यूब, तो r क्यूब से इसको कैंसिल कर देंगे,
तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r एंड साथ में 2√2 एंड दिस इज नथिंग बट बी नॉट, तो बी नॉट अपॉन में 2√2, तो ये आ जाएगा कितना, बी नॉट अपॉन में 2√2। क्लियर है? एंड 2√2 का मतलब बेसिकली 8 हो जाएगा, ठीक है, √8। तो दिस इज ऑप्शन बी। 14. Magnetic field at 2 points on the axis of circular coil at distance 1 meter and 5 meter from the centers are in the ratio 27:1. The radius of the coil is, तो भाई 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं एंड एक पॉइंट है 1 मीटर पर और एक पॉइंट है आपका 5 मीटर पर। दिस इज 1 एंड दिस इज 5। सो इनका रेशियो आपको दिया गया है, कितना है, 27/1। तो दिस इज 27/1। तो म्यू नॉट सेम रहेगा, सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज 27/1। तो यहाँ से भाई आप ये तो पूरा कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ से है आर स्क्वायर प्लस 1 एंड टोटल की पावर कितनी है, ये 3/2 एंड दिस इज 27/1। दोनों तरफ अगर क्यूब रूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 25 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1 एंड पावर इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस 25 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 9r स्क्वायर प्लस 9, तो 8r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 16 एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15. The current carrying loop is turned into a coil having n identical concentric turns. Magnetic field at the center becomes x times its initial value. Then x is equal to, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने उसको n concentric turns में कन्वर्ट किया है। तो करंट कैरिंग लूप जो है आपके पास, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो लेट सपोज कि आपके पास एक लेंथ थी, उसको आपने कन्वर्ट किया एक सिंगल लूप में, ठीक है, एक सिंगल लूप में आपने उसको कन्वर्ट किया है, तो इसकी जो लेंथ बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, 2πr के, एंड यहाँ से r की वैल्यू आएगी कितनी, l अपॉन में 2π। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में ट्वाइस l अपॉन में 2π, तो यानी कि ये आना चाहिए हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन में पाई और अपॉन में l। लेकिन अगर आप इसके n टर्न्स में कन्वर्ट करते उसी लेंथ को, तो साथ में हमारे पास n टर्न्स आता, n आता मल्टीप्लाई, अगर आप इसको n टर्न्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो यहां से r की वैल्यू कितनी आती, l अपॉन में 2πn, एंड जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो वहां पर आता म्यू नॉट ni अपॉन में 2 और r की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाती, दैट इज l अपॉन में 2πn, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर आई अपॉन में इंटू पाई और अपॉन में l, तो यानी कि नथिंग बट n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द बी नॉट, ठीक है, जो आपने सिंगल टर्न पे थी, तो सिंगल टर्न के n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है, ठीक है। So 16. Two similar circular loops of radius r lying concentrically with their planes at the right angle to each other. The current flowing in them are I and √3i respectively. The magnetic field at the center of the coil is, तो coil के सेंटर पर कितनी होगी, तो एक ऐसे coil मानो ये सेंटर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी लेट से वो इधर की तरफ आएगी, है ना,
आप करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए। थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ अपने अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए, तो थंब आप देगा आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज B1, अगर करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा था तो कंसेंट्रिक है दूसरा वाला और उसके परपेंडिकुलर लेट्स इस तरीके से मानो, तो कंसेंट्रिक होगा तो वह तो इसी साइड आ जाएगा। जस्ट मैं आपको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप, अदरवाइज आप इसको उठा के ऐसे लगा सकते हो। तो आप इसको उठाओ और ऐसे लगा दो तो एक ही बात है ना, ऐसे। नाउ लेट्स सपोज कि आप इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। जब इस तरीके से फ्लो कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन में फिर से राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए, जैसे कि इसमें कैसे घूम रही हैं, दैट इज क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो थंब जो है वो नीचे आ रहा है, तो थंब नीचे आ जाएगा, तो यानी कि B2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई दोनों के अंदर करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो आई है सेंटर पर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आई है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगी, एंड ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2R, म्यू नॉट अपॉन में 2R बाहर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस सेम है लेकिन करंट अलग अलग है, तो यानी कि I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब इसको यूज कर लेते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन में 2R, I एक में है और दूसरे में कितना है, √3I, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3I। तो यहाँ से आ जाएगा 4I स्क्वायर यानी कि 2I, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ म्यू नॉट I अपॉन में R। क्लियर है। 17, the conductor of length L and carrying current I is bent to form a coil of N turns. Magnetic field at the center of the coil will be, center अभी निकाला था हम लोगों ने बेटा, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर I अपॉन में L। अभी कैलकुलेट किया था जस्ट ना। तो सॉल्व एंड क्वेश्चन 15। sorry, electron moves in a circular orbit of with a uniform speed v. It produces a magnetic field B at the center of the circle. The radius of the circle is, तो अगर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, लेट्स सपोज v स्पीड से, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टा चल रहा होगा, एंड करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन में 2R। एंड करंट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन में टाइम, तो E अपॉन में 2πR बाई V। तो दिस इज द करंट। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकालना चाहते हैं, तो रेडियस हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2B। तो म्यू नॉट I की जगह पे आप लिख पाओगे दैट इज EV अपॉन में 2πR और साथ में है 2B। R उधर चला जाएगा तो बन जाएगा R स्क्वायर। दिस म्यू नॉट EV अपॉन में 4πB, एंड R यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट EV अपॉन में 4πB। सो म्यू नॉट EV अपॉन में 4πB। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। 19, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द लूप शोन इन द फिगर। O पे आपको निकालना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो O पर जब निकालेंगे तो भाई जितने एलिमेंट्स हैं उतने देखना, जितनी बार बेंड होगा उतने एलिमेंट्स होंगे। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि B2 इक्वल टू B4 इक्वल टू B6 इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट जो है उन्हीं के एक्सेस पर लाई कर रहा है। B1 जो है हमारा एक क्वार्टर आर्क है, तो उसके लिए हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 8 उसका रेडियस, और जो ये है इसका रेडियस कितना है, दैट इज 4R। तो यह आएगा 4R। तो यहाँ से आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 32R। B2 फिर आ गया हमारे पास 2 तो है नहीं, फिर 3 है। 3 हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए हो जाता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 इंटू रेडियस। इसका रेडियस कितना है, 2R। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 8R। एंड ऐसे ही B5 जो है वो हमारे पास क्वार्टर आर्क है, तो उसके लिए हो जाता है 8 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस उसका R है तो 8R। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तीनों का सम हो जाएगा। तो म्यू नॉट I अपॉन में R सब में कॉमन है, एलसीएम आ जाएगा 32। तो 1 + 4 + 4 तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 म्यू नॉट I अपॉन में 32R। क्लियर है। एंड डायरेक्शन कैसे आ रही है, डायरेक्शन इज कमिंग आउट टू बी दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। डायरेक्शन कैसे आ रही है,
out of the plane. क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास 3 बार बेंड हो रहा है, 1 2 और 3, ऊपर निकालनी है तो B1 इज 0, B2 क्वार्टर आर्क है तो डेट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 8R, एंड कैसे आएगा इनटू द प्लेन। B3 जो है वो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट है तो यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4πR, एंड इसकी वजह से भी कैसा आएगा इनटू द प्लेन। सो इनको जब ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, एलसीएम आप देखोगे कॉमन तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4πR अगर कॉमन करते हैं तो ये तो 1 बचेगा, और 4 है यहाँ 8 है तो नीचे 2 आएगा, नीचे पाई है पाई नहीं है तो ऊपर पाई चला जाएगा और इनटू द प्लेन। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πR π/2 + 1 इनटू द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे 3 वायर दिए गए हैं, बेंड हो रहा है एक, फिर लूप और फिर एक, तो 1 3 और ये 2, तो B1 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0 क्योंकि पॉइंट उसी के एक्सेस पर है। B2 जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 270 अपॉन में 360, तो ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8R। सो म्यू नॉट आई अपॉन में 2R इंटू में 3/4, या फिर म्यू नॉट आई अपॉन में 4R इंटू में 3/2, एंड डायरेक्शन जो आ रही है वो कैसे आ रही है, दैट इज इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओड ड्यू टू द गिवन स्ट्रक्चर इज, तो इसकी वजह से निकालना है, तो 1 2 एंड 3। नाउ B1 तो 0 हो जाएगा, उसी के एक्सेस पर है। B2 अभी निकाला था हम लोगों ने बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो 270 हो जाएगा, तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2R और 270 अपॉन में 360, तो ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन में 8R इनटू द प्लेन। एंड B3 जो है वो हमारे पास सेमी इनफाइनाइट है तो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4πR, एंड इसकी वजह से भी कैसा इनटू द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनका सम हो जाएगी। कॉमन में अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R बहुत ज्यादा कॉमन है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R कॉमन कर देते हैं, एंड म्यू नॉट आई अगर 4 बार कॉमन करते हैं तो भाई ऊपर से 3 बच रहा है वहां तो, और 8 है नीचे 4 है तो 2 बच रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4 है सब कुछ है, पाई नहीं है तो बस पाई आपको कॉमन करना पड़ेगा, एंड यहाँ से आ जाएगा 1/पाई, ठीक है। तो 3/2 इंटू 1/पाई, और डायरेक्शन क्या आ रही है इनटू द प्लेन, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, in the given figure the current 2I is coming and passing through the two semicircular loop, the magnetic induction at the O, तो अगेन ये अगर 1 है तो यहाँ से करंट आई गया है, यहाँ से आई गया है, तो दिस इज 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। B1 की वजह से इनटू द प्लेन है, B2 की वजह से आउट ऑफ द प्लेन, B6 की वजह से आउट ऑफ द प्लेन है, तो B1 प्लस B6 का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो तो 0 आएगा, क्योंकि B1 की वजह से और B6 की वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। B2 इक्वल टू B4 0 हो जाएगा क्योंकि उसके एक्सेस पर ही है। B5 जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में सेमी सर्कल है तो 4R1 और डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन। B6 जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4R2 एंड डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन। अब R2 हमारा छोटा है R1 से, तो इसका मतलब B6 बड़ा, B3 जो है B3 जो है वो हमारा बड़ा होगा किससे, B5 से, ठीक है। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी इक्वल टू B3 माइनस B5 क्योंकि दूसरे का अपोजिट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1 एंड आउट ऑफ द प्लेन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
Question number 24. Magnetic field at the center of the wire loop formed by the two semicircular wires of radii R1 equal to this and R2 equal to this, carrying current I equal to this. As per the figure given below is this. The value of alpha is, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो सेंटर पे निकालना है, तो अगेन ब्रेक कर लीजिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो b1 इक्वल टू b3 इक्वल टू 0 क्योंकि पॉइंट उसी के एक्सेस पर है। b2 हो जाएगा हमारे पास, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4r1 एंड b4 हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4r2। लेट्स से करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो b2 की वजह से जो है वो कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, एंड b4 की वजह से भी कैसा रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2, सारी वैल्यू रख दीजिए। तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट इज दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 बाई r1 दैट इज 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन r2 इज 1 अपॉन 4 पाई। तो भाई जो जो कैंसिल हो रहा कर दीजिए, पाई पाई का तो हिसाब हो जाएगा, ठीक है, एंड 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 होता है बटा 3/4, तो 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 इंटू में 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो एटलीस्ट सीख ही लिया होगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, कैसे डायरेक्शन देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ATB, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।